एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अगले स्लाइड में क्या है? डेवलपमेंटल स्कीम ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना वो किससे बना, कैसे बना, ठीक है ना। तो उसको जानने के लिए हमको पूरा ये स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये एक तरफ दिया है चीक का, चीक अगर दिया है तो समझ लेना ये बिल्कुल और किसके जैसे होगा? चीक मतलब बर्ड से, रेप्टाइल के जैसा, बर्ड के जैसा, और मेमल्स में प्रोटोथोरिया के जो मोनोट्रीम्स होते हैं उसके जैसा, इन तीनों का सेम होगा। ये जो चीक लिखा है ना, ये रेप्टाइल का, बर्ड्स का और मेमल्स के मोनोट्रीम्स का, तीनों का है। और ये मेमल्स का है, डेवलप मेमल्स में ह्यूमन बीइंग को लिया गया है। क्लियर है ना? दोनों को कंपेयर करा रहा हूं, अंतर होता है दोनों में ना। देखिए भाई, हमने जो डायग्राम स्टडी किया था पिछले क्लास में, ये डायग्राम देख लीजिए। ये जो एलेंटेस पाउच है पूरा, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम था कि नहीं? पूरा ये सीलोम में फैल रहा था पूरा, ऐसे करके देखिए, ठीक। तो इतना डायग्राम को यहां पर ये दिखाया गया है, देखिए, दिख रहा है ना? ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर का जो मेम्ब्रेन होगा क्या होता है? एमनियन की मेम्ब्रेन, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, ये ब्लू कलर का, ये एमनियोटिक कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। उसके सबसे बाहर में कौन सा लेयर होता है? कोरियन की लेयर। बीच में कौन सा पाउच फैलता है? बोला, यहां ग्रीन कलर में देखा है, देखिए, एलेंटेस पाउच। ये पाउच धीरे धीरे फैलते फैलते पूरा इस सीलोम को, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो दिख रहे हैं ना, ये यहां पर पूरा क्या कर लेगा? ये कवर कर लेगा। समझ में आया? तो बाहर में कोरियन हो गया, फिर एलेंटेस पाउच हो गया, फिर एमनियन हो गया, फिर एम्ब्रियो हो गया, नीचे योग सैक है। समझ में आया ना? ये योग है। और सबसे बाहर में क्या होता? अभी डायग्राम नहीं दिख रहा है, विटेलाइन मेम्ब्रेन होता, और डायग्राम नहीं दिख रहा है आपको। क्लियर है? ये किसका किसका हो गया? रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल्स के मोनोट्रीम्स का हो गया। क्लियर? और मेमल्स में ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें हम, तो ये देखिए, बीच में क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को घेर के रखने वाला पहला मेम्ब्रेन एमनियन, सेम होगा ना? ये एमनियन देखो, ये एमनियोटिक कैविटी है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इसके जस्ट बाहर में क्या होगा? कोरियन। एलेंटेस पाउच तो ह्यूमन बीइंग में जरूरत पड़ती नहीं, बोला था मैं। रेप्टाइल में, बर्ड में और मेमल्स के प्रोटोथोरिया के मोनोट्रीम्स में एलेंटेस पाउच बहुत ही जबरदस्त डेवलप रहता है। क्यों बोलने पर? क्योंकि उनके एम्ब्रियो एक अंडे में रहते हैं, और वो जो अंडा होता है ना, उसकी माताजी से अलग हो चुका होता है। मां और उस अंडे के अंदर बच्चे के बीच में अब कोई कनेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई अम्बिलिकल कार्ड या प्लेसेंटा, किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे वो एम्ब्रियो अपनी उत्सर्जी पदार्थों को, नाइट्रोजनस वेस्ट को मां तक छोड़ पाए, ऐसी कोई संरचना नहीं है। तो उसमें उन नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए क्या पाई जाती है? एलेंटोइस पाउच पाई जाती है। मेमल्स में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो बच्चा जो गर्भाशय में डेवलप हो रहा है, उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, जैसे यूरिया वगैरह बन रहे हैं कि नहीं, वो उन यूरिया को कैसे करके छोड़ा जाता है? अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा मां के ब्लड तक पहुंचाया जाता है, और वहां से माता जी फिर उस एक्सक्रेटरी मटेरियल को क्या करती हैं? किडनी के द्वारा बाहर निकाल देती है। समझ में आया? तो मेमल्स में, ह्यूमन बीइंग में एलेंटेस पाउच मिलेगा क्या? नहीं। तो जो एलेंटेस पाउच बनता, वो अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स बनाता है। क्या बनाता है? ये देखिए, ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ये देख लीजिए, ब्लैक ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहा है, और आगे जाके वही ब्लड वेसल्स बनाएगा, आर्टरी वेन बनाएगा, ब्लड कैपिलरीज बनाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड का बच्चे की तरफ से जो आता है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगा। समझ में आया? ये हो गया। योग सैक की अगर बात करूं मैं,
रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स के मोनोट्रिम्स में यolk होती है कि वो अंडे में रहता है बच्चा। अंडा तो माता जी के शरीर से बाहर है, उसके अंदर यolk होते हैं पीले कलर के, उसको घेर के रखने वाला yolk sac होता है जो एंडोडर्म का बना होता है, पढ़े थे इसको हम लोग। तो यहां पर yolk होती है तो घेरने के लिए yolk sac पाई जाती है, और इस yolk को यूज करने के लिए ये yolk गट दिख रहा है ना, yolk गट, ताकि एम्ब्रियो इस न्यूट्रिशन को यूज कर पाए। ये हो गया, समझ में आया इतना। मैमल्स के केस में तो yolk होता ही नहीं है। मैमल्स का एग तो एलेसिथल एग है, और एलेसिथल मतलब बिना yolk वाला एग है। इसीलिए तो उस एम्ब्रियो के, उस बच्चे का डेवलपमेंट माता जी के गर्भाशय में होती है, क्योंकि उसके पास खुद का खाना नहीं होता, और एक प्लेसेंटा या एक अम्बिलिकल कार्ड की ब्रिज से जुड़ी होती है ताकि भोजन मिलता रहे। इसीलिए ये yolk sac अम्बिलिकल कार्ड का हिस्सा बनता है और कुछ हफ्तों तक शुरू के ब्लड सेल का निर्माण करता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बाकी जो चीजें सेल्स की हैं वो सब बनाता है शुरू में। समझ में आया ना, ये हो गया। तो एलेंटोइस और yolk sac का मामला समझ में आया। बात कर लेते हैं कोरियन की। यहां पर जो कोरियन है, आपको जो कोरियन रेप्टाइल, बर्ड और मोनोट्रिम्स में दिख रहा है बाहर में, वो क्या करता है आप खुद सोचिए। आप ये सोचिए, ये जो रेप्टाइल है, बर्ड्स है और मैमल्स के मोनोट्रिम्स है, इसके बाहर में एक कवच भी तो है ऐसा, प्लेटलेट मेम्ब्रेन नहीं, मैं कवच बोल रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट की कवच। समझ में आया ना। इनके बाहर में प्लेटलेट मेम्ब्रेन है ना भाई, ऐसा बीच में एल्ब्यूमिन है। तो कोरियन का रोल क्या है? जो कोरियन है बाहर का जो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, इस कोरियन का रोल क्या हो गया? इस कोरियन का रोल क्या हो गया, ध्यान से देखिए, कि इन्वायरमेंट से O2 प्रोवाइड करना है एम्ब्रियो को। यहां पर प्लेसेंटा थोड़ी है जो माता जी से बच्चे तक ट्रांसफर कर लेगी, है ही नहीं। अंडा रखा हुआ है बाहर में, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करेगा। कोरियन एब्जॉर्व किया, बच्चे तक पहुंचाया, यूज होने के बाद CO2 को यहां से बाहर। तो कुल मिलाकर रेस्पायरेशन कर रहे हैं कि नहीं? तो कोरियन का रोल क्या हो गया? रेस्पायरेशन करना। किसमें किसमें? रेप्टाइल, बर्ड और मोनोट्रिम्स में हो गया। क्योंकि तीनों में अंडे की कवच भी पाई जाती है, एग शेल। तो एग शेल बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यहां से जो कैल्शियम रहती है ना, उस कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब किया जाता है और बच्चे तक पहुंचाया जाता है, ताकि बच्चा क्या बना पाए? अपना हड्डी का निर्माण कर पाए, बोन्स का डेवलप कर पाए। अन्यथा उसको कैल्शियम मिलेगा कहां से? खाना तो खा नहीं रहा वो, बाहर से कैल्शियम तो सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कैल्शियम कहां से आएगा? एग शेल से। इसलिए जब अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है, आखिरी समय पे आता है, मुर्गी का बच्चा अंदर से चोंच मारता है अंडे को, अंडा अंदर से फटता है, टूट जाती है, और मुर्गी का बच्चा बाहर। बाहर से चोट मारोगे उसको चोट लग सकती है, वो डैमेज हो सकता है। अंदर से जब चोट मारता है तो वो बाहर की ओर फटता है, तो बच्चा आसानी से निकलता है। बाहर से चोट मारेंगे उसके जीवन को खतरा है, अंदर से चोट मारोगे उसके जीवन के लिए अच्छा है। तो अंदर से चोट कौन मारेगा? आप अंदर घुसोगे नहीं, वो मुर्गी का बच्चा अंदर से चोट मारेगा जब डेवलप हो जाएगा। समझ में आया ना। और सोचिए, इतना स्ट्रांग नहीं होता कवच कि ना टूटे, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। क्यों? कैल्शियम तो सब एब्जॉर्ब कर लिया गया है, मुर्गी के बच्चे के शरीर में चला गया है और हड्डियां बना लिया है। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ो। तो कोरियन का रोल किसमें? रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में रेस्पायरेशन में हो गया और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हो गया। क्लियर है? लेकिन याद रखना, चूंकि ये एलेंटेस पाउच भी ऐसे करके आ रहता है ना, पूरा फैले होता है, तो ये एलेंटेस पाउच पूरा फैला, यहां तक समझ लीजिए।
तो बाहर में कोरियन की लेयर, फिर एलेंटेज की लेयर, तो दोनों लेयर मिलके काम करते हैं। भाई खुद सोचिए ना आप लोग, बहुत सिंपल सी बात है। ये मेम्ब्रेन पूरे यहां तक आया ऐसे करके, ऐसे आया, तो जो भी ऑक्सीजन और आएगा तो केवल क्या कोरियन को पार करके आएगा? नहीं, कोरियन के जस्ट नीचे एलेंटोस की मेम्ब्रेन आ गई है। तो एलेंटो कोरियनिक मेम्ब्रेन या कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, बाहर के पहले नाम लोगे तो कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन या एलेंटो कोरियनिक मेम्ब्रेन को पार करके ऑक्सीजन अंदर आता है और उसी को पार करके CO2 बाहर जाता है, और उसी को पार करके कैल्शियम आयन भी अंदर आता है। तो एलेंटो कोरियनिक मेम्ब्रेन काम करता है, अकेले कोरियन काम नहीं करता। क्लियर है? आगे बढ़ो, चलिए अब यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर कोरियन किसकी तरह काम कर रहा है मैमल्स के केस में? आप खुद सोचिए, देखिए ये मैमल्स क्या किया था? ओव्यूलेशन हुआ था, फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी साइड गया था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, जायगोट बना था, डिवीजन हुआ, क्लीवेज, वो धीरे धीरे करके मूव करते करते यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हुआ। जब इंप्लांट हुआ तो लगभग 100 या 100 से ज्यादा सेल की स्टेज थी, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हो, जिसके चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट की सेल थी और अंदर में इनर सेल मास थी। चारों तरफ जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल थी वो सेल कोरियन बनाता है, समझ में आया ना? तो वही कोरियन ही इंप्लांट होता है कहां पे? एंडोमेट्रियम में। तो बाहर का जो लेयर दिख रहा है ना लाल कलर का, वो कोरियन था और इधर एंडोमेट्रियम था। तो बच्चे का कोरियन और माता जी का एंडोमेट्रियम आपस में इंप्लांट होते हैं, फंसते हैं, ऐसे जुड़ते हैं। समझ में आया? ये मैमल के केस में होता है। और दूसरा चीज क्या करते हैं, जैसे इंप्लांट होता है ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज, ताकि कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस होने से बचा पाए। एक चीज और, इम्यूनो सप्रेशन फैक्टर निकालता है, ताकि ये जो फ्लोरेन वाला जो हाफ ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें जितने भी क्रोमोजोम है, आधी क्रोमोजोम तो मदर की ही है और आधी क्रोमोजोम फादर के थे, स्पर्म के द्वारा आए थे। तो आधा तो फॉरेननेस हुआ ना, बाहरीपन, उसके शरीर में वो क्रोमोजोम तो था ही नहीं, वो तो मेल के द्वारा क्रोमोजोम ट्रांसफर किया गया था। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना था, आधा क्रोमोजोम बाहर का है। तो ऐसे कैसे इंप्लांट हो जाए बाहर चीज? तो ऐसे अगर इंप्लांट हो जाए तो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा, एक ग्राफ्टिंग जैसा हो रहा है ना, तो ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए ये कोरियन क्या निकलता है? इम्यूनो सप्रेशन फैक्टर, ताकि ये ब्लास्टोसिस्ट आसानी से इंप्लांट हो पाए, रिजेक्शन ना हो, तो ग्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाए, ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो। इसलिए कोरियन क्या निकालता है? इम्यूनो सप्रेशन फैक्टर। समझ में आया? तो ये किसके केस में चल रहा है? मैमल के केस में। देख लीजिए, ये कोरियन दिख रहा था पिंक कलर का, ये कोरियन की देखो सेल दिख रही है, इंप्लांट हो रहा है, और ये लाल वाला एंडोमेट्रियम। तो कोरियन और एंडोमेट्रियम आपस में फंस रहे हैं ना ऐसे। ये इंप्लांटेशन के समय जब प्लेसेंटा बनता है, तो प्लेसेंटा के निर्माण के समय कोरियन, बच्चे का कोरियन और माता जी का एंडोमेट्रियम आपस में उलझती है। क्लियर है इतना? चलिए, अब बाकी जो मैं ग्राफ में बताया अब तक जो आपको बोला हूं, वो सब सारे के सारे किसमें है? एक टेबल के फॉर्म में है। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक तरफ क्या दिया बताइए तो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, एक में मेम्ब्रेन, एक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक में रेप्टाइल, बर्ड और मोनोट्रिम्स में क्या होता है, और एक में मैमल्स में क्या होता है। ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में भाई सबसे बाहर में किसकी मेम्ब्रेन थी? ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे बाहर में एक्टोडर्म, फिर ये दोनों मेसोडर्म, फिर अंदर में एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म के बाद जो दो मेसोडर्म है ना, बाहर का मेसोडर्म कहलाता है सोमैटिक मेसोडर्म, अंदर वाला मेसोडर्म कहलाता है स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। ठीक है ना? और अंदर में एंडोडर्म। अब मुझे बताइए, बाहर का एक्टोडर्म और सोमैटिक मेसोडर्म क्या बना रहे हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर मेम्ब्रेन। और यहां पर स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और एंडोडर्म मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लियर मेम्ब्रेन।
क्लियर है इतना? चलिए पहले उतना को देख लेते हैं हम लोग। सबसे बाहर में एक्टोडर्म, फिर सोमेटिक मेसोडर्म, देख लीजिए। सबसे बाहर में एक्टोडर्म, फिर सोमेटिक मेसोडर्म, फिर स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और लास्ट में एंडोडर्म। अब मैं बोला था कि सबसे बाहर का एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म मिलकर क्या बनाते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और अंदर वाले क्या बनाते हैं? स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और एंडोडर्म मिलकर क्या बनाते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लियर मेम्ब्रेन। ये दो कॉलम समझ में आया? चलिए, ये था। अब धीरे धीरे क्या होता था? हेड फोल्ड टेल फोल्ड मिलता था और मिक्स हो जाता था, जुड़ जाता था। ये देखो मिल रहा है, जुड़ गया। नीचे से एक एलेंट्रस पाउच निकलता था, ये पाउच निकलता था। कुछ बात की अगर डायग्राम की बात करूं तो ये था, ये जुड़ गया ऊपर में देखो, और एक पाउच निकल के फैल चुका है। अब मुझे ये बताइए, बाहर का कोरियन, अंदर का एमनियन। ये कोरियन और एमनियन इससे बना है ना, इससे बना है ना। ये मेम्ब्रेन कौन सा था? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर। और यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक ये जो दिख रहा है ये क्या था? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर मेम्ब्रेन। वही क्या बनाता है? यहां जब ऐसे फ्यूज हो जाता है तो अंदर एमनियन, बाहर में कोरियन। देख लो, जैसे फ्यूज हो गया, ये एमनियन बनेगा, ये कोरियन बनेगा। देख लो, ये एमनियन बन गया, ये कोरियन बन गया। क्लियर है कि नहीं? तो एमनियन कोरियन किससे बना? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर मेम्ब्रेन से एमनियन और कोरियन बना। एमनियन अंदर है, कोरियन बाहर है। अब जरा यहां पर बात कर लेते हैं। बताइए मुझे, कोरियन में बाहर का लेयर क्या है? कोरियन में बाहर एक्टोडर्म है कि नहीं? अंदर में मेसोडर्म है कि नहीं? एमनियन में बाहर में मेसोडर्म, अंदर में एक्टोडर्म। समझ में आया? कोरियन के बाहर में एक्टोडर्म, अंदर मेसोडर्म। एमनियन के बाहर में मेसोडर्म, अंदर एक्टोडर्म। क्यों ऐसे हुआ भाई? क्योंकि इसको ऐसे मिलना था। ये ऐसा था ना, एक्टोडर्म था ना ऐसे, तो जब ऐसे मिल जाएगा तो ये एक्टोडर्म अंदर हो जाएगा ना, फिर तो ऐसे अंदर हो जाएगा। देखो ये अंदर हो गया और जुड़ जाएगा तो ऐसे अंदर हो जाएगा। देखो समझ में आया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर में दो मेम्ब्रेन बनती हैं। बाहर वाला मेम्ब्रेन कोरियन और एम्ब्रियो को घेरने वाला मेम्ब्रेन एमनियन। कोरियन में अगर बात करूं मैं, तो काम क्या था बोला मैं अभी आपको? रेस्पिरेशन करना, कैल्शियम का रेस्पिरेशन, मतलब O2 को लेना, इन्वायरमेंट से बच्चे तक पहुंचाना अकेले। लेकिन कोरियन नहीं करेगा ना, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन बोलो या एलेंटो कोरियनिक, दोनों जुड़े हैं ना, मेम्ब्रेन के द्वारा ये काम पूरा होता है। ठीक, कैल्शियम का रिजर्वेशन करेगा। ये किसमें है? रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में, मैमल्स के मोनोट्रीम्स में। और डेवलप मैमल जैसे ह्यूमन बीइंग में बोलूं तो क्या कर रहा है? प्लेसेंटा फॉर्मेशन, इंप्लांट हो रहे हैं, से दोनों बोला था अभी। अगला ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन, प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन कहते हो। अगला इम्यूनो सप्रेशन फैक्टर का सिक्रेशन। क्लियर है इतना? चलिए, अगला अंदर जो एमनियन था, एम्ब्रियो को घेर के रख रहा था। यहां एम्ब्रियो था तो जो घेर के रखा हुआ है, बीच में एमनियोटिक कैविटी बना और वहां पर फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। अब बताइए रोल क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन, वो पानी को मेंटेन करके रखता है, सूखने नहीं देता, वरना एम्ब्रियो सूख जाएगा तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रोटेक्ट करता है, सूखने से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगला प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक या जर्क, किसी प्रकार के भारी धक्के मुक्की से बचाता है, चोट ना लग पाए बच्चे को। समझ में आया ना? वो जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है ना, वो सारे के सारे शॉक या धक्कों को एब्जॉर्ब कर लेता है, बच्चे तक पहुंचने ही नहीं देता। मैमल्स में क्या रोल है भाई एमनियन का? सेम चीज, वहां भी तो ऐसे फ्लूइड है, घेर के रखा है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल जर्क या मैकेनिकल शॉक। समझे? चलिए अगले दो रो की बात करते हैं हम लोग, डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है? स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। यहां से एक पाउच निकलता बोल रहा हूं ना, दिख रहा है? तो इसी का एक पाउच निकल रहा है। तो इसके बाहर में क्या मिल रहा है? ये हाँ, कौन सा मेसोडर्म? स्प्लैंक्निक मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। अब देखो कितना बड़ा हो गया, फैल रहा है।
तो अब बताइए मुझे, इसी से ही तो दोनों बना हुआ है ना। ये वाला जो लेयर दिख रहा है, योग सेक एक्टोडर्म जो था ये, और इसके बाहर में जो स्प्लैंक्टन मेसोडर्म था, इसी से ही योग सेक बन रहा है और इसी से ही एलेंटोइस पाउच बन रहा है ना। चलिए, स्प्लैंक्टन मेसोडर्म बाहर में, अंदर में एंडोडर्म क्या बना रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लियर मेम्ब्रेन बताया था। अब मैं क्या बोला, उसी से एलेंटोइस पाउच बनता है बोला हूं, और उसी से योग सेक बन रहा है। अब एलेंटोइस पाउच की बात करें हम, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के मोनोट्रिम में एलेंटोइस पाउच का रोल क्या है, एक्सक्रेटरी पाउच की तरह काम करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करेंगे। समझ में आया ना, एक्ट एज एक्सक्रेटरी पाउच, अगला स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। मैमल के केस में क्या रोल है, पाउच की जरूरत ही नहीं है, पाउच की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सक्रेटरी मटेरियल को जमा करना ही नहीं है, वो तो अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा मां तक भेज देना है, आगे का काम मां संभाल लेगी। तो बताइए फिर क्या, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ अम्बिलिकल कार्ड। जो अम्बिलिकल कार्ड बनेगा ना, ब्रिज बनेगा, उसका ब्लड वेसल बनाना, इसका रोल हो गया एलेंटोइस पाउच का। ठीक है ना। अगला क्या देखिए, योग सेक। योग सेक का क्या रोल है भाई, रेप्टाइल, बर्ड और मोनोट्रिम में योग को कवर करना, प्रोटेक्ट करना और योग गट बनाना, ताकि योग उस रास्ते से बच्चे तक पहुंच पाए, एम्ब्रियो तक, डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुंच पाए। ठीक है ना। तो प्रोटेक्ट योग और फॉर्म योग गट का बनाना। ठीक है ना। इसमें क्या है, मैमल्स में ये तो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है ना, योग होता ही नहीं है, तो सेक की जरूरत ही नहीं है। तो इट इज रिड्यूस्ड बट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। शुरू के कुछ हफ्तों तक क्या करता है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाता है। क्लियर है इतना। ये आप लोगों के लिए एक सवाल है, और सवाल ये है कि मान लीजिए ये कोरियन है ऊपर का और नीचे का एमनियन है, तो आउटर लेयर में क्या होगा, कोरियन के इनर लेयर में क्या होगा, सेम ऐसे एमनियन के आउटर लेयर में क्या होगा और इनर लेयर में क्या होगा। बताइए, कोरियन के बाहर में क्या होता है, एक्टोडर्म होता है ना, एक्टोडर्म होता है, और अंदर में हाँ सोमैटिक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म होता है। सेम ऐसे अंदर में एमनियन है, एमनियन के बाहरी लेयर में क्या होता है, सोमैटिक मेसोडर्म हो गया ना। यही तो बोल रहा हूं मैं, क्या होगा, सोमैटिक मेसोडर्म और अंदर में एक्टोडर्म। समझ में आया ना। कि जो कोरियन की मेम्ब्रेन होती है, कोरियन डबल लेयर होती है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म की बनी होती है, बाहर में एक्टोडर्म, अंदर में सोमैटिक मेसोडर्म। ये हो गया आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर सोमैटिक मेसोडर्म। सेम ऐसे हमारे पास सबसे अंदर की लेयर जो एम्ब्रियो को घेर के रखती है, एमनियन, एमनियन भी दो लेयर की बनी होती है, आउटर सोमैटिक मेसोडर्म और इनर एक्टोडर्म का बना होता है। क्लियर है। एग्जाम में आए तो गलती तो नहीं होगा ना, जैसे अभी कर रहे हो, है ना। आगे बढ़ो। ये एक्टोडर्म और ये वाला सोमैटिक मेसोडर्म हो गया। ये वही तो था ना, ये एक्टोडर्म और ये वाला सोमैटिक मेसोडर्म। अब देखो वही था डायग्राम, ऐसे जुड़ गया, यहां पर यहां जुड़ गया ऐसे। अब खुद सोचिए, ये जुड़ गया ऐसे करके, है ना। ये जुड़ गया ना। अब बताइए, ये एक्टोडर्म, ये भी वही एक्टोडर्म था, ये दोनों सोमैटिक मेसोडर्म थे। तो कोरियन में बाहर में एक्टोडर्म, अंदर सोमैटिक मेसोडर्म, एमनियन में बाहर में सोमैटिक मेसोडर्म, अंदर में एक्टोडर्म। अब तो क्लियर है। सोमेटोप्लियर इज ए कॉम्प्लेक्स फोल्ड ऑफ टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। सोमेटोप्लियर की बात, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर की बात कर रहा है। डायग्राम अगर है तो देख लीजिए। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर किसका बना होता है, एक्टोडर्म और सोमैटिक मेसोडर्म का बना होता है। ये देखिए,
एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म मिला करके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटोप्लियर। सेम ऐसे सोमेटिक मेसोडर्म और एंडोडर्म मिला करके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लेक्नोप्लियर। तो वहां पर केवल सोमेटोप्लियर और स्प्लेक्नोप्लियर लिखा हुआ है, ठीक है ना। सोमेटोप्लियर इज कॉम्प्लेक्स फोल्ड ऑफ टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ, बाहर में एक्टोडर्म, अंदर में मेसोडर्म। मेसोडर्म में कौन सा मेसोडर्म? सोमेटिक मेसोडर्म। ये सोमेटिक मेसोडर्म है ना। अगला स्प्लेक्नोप्लियर व्हिच गिव राइज टू एलेंटोइस एंड योक सैक। स्प्लेक्नोप्लियर योक सैक और एलेंटोइस पाउच बनाता है, खुद किसका बना होता है? इज मेड अप ऑफ, बाहर में किसकी बात कर रहा है? स्प्लेक्निक मेसोडर्म और अंदर में एंडोडर्म। योक सैक वाला देखिए ना आप, बाहर में स्प्लेक्निक मेसोडर्म और अंदर में एंडोडर्म। क्लियर है ना। एमनियन कम्स फ्रॉम सोमेटोप्लियर वेयर एज मेसोडर्म इन शीथ्स या कवरिंग एक्टोडर्म। एमनियन किससे बनता है? सोमेटोप्लियर से बनता है। पहले एमनियन थोड़ी रहता है, हेड फोल्ड टेल फोल्ड रहता है ना, ऐसे जुड़ने के बाद अंदर में एमनियन बनता है, बाहर में कोरियन। तो एमनियन किससे बना? हाँ, एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म से बना हुआ है। अब डायग्राम देखते देखते बात करेंगे ना। एमनियन झिल्ली किससे बनी? एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म। तो एमनियन में बाहर में क्या रहता है? सोमेटिक मेसोडर्म, अंदर में एक्टोडर्म, ठीक है ना। एमनियन कम्स फ्रॉम सोमेटोप्लियर वेयर एज मेसोडर्म इन शीथ्स या कवरिंग एक्टोडर्म। मेसोडर्म ढक के रखा है, एक्टोडर्म को बोल रहे हैं। एमनियन की झिल्ली को देखो, मेसोडर्म ने ढका है किसको? एक्टोडर्म को। मतलब एक्टोडर्म नीचे है, मेसोडर्म ऊपर है। क्लियर है। अगला, इन केस ऑफ कोरियन एक्टोडर्म कवर मेसोडर्म। कोरियन की बात कर लो, बाहर में एक्टोडर्म है, अंदर मेसोडर्म है। सबसे बाहर का ऊपर का कोरियन का लेयर, बाहर में एक्टोडर्म, अंदर में सोमेटिक मेसोडर्म। क्लियर है कि नहीं?